नमस्कार दोस्तों, आपका भाई फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंडिया एजुकेशन सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। जैसे कि आपने थंबनेल में देखा कि आज आपका भाई जो कक्षा 10 जीव विज्ञान है, उस जीव विज्ञान में तीसरा नंबर चैप्टर जैव प्रक्रम परिवहन का अति लघु उत्तरीय प्रश्न करेगा, जो आपके भारतीय भवन बुक का होगा। तो इस सभी प्रश्नों को आपका भाई फुल एक्सप्लेनेशन के साथ और एक एक बातों को ट्रिकली समझाएगा और आपके सीधे दिमाग में बैठाएगा। तो इस सेशन में के साथ बने रहिए और इस सेशन को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और इस सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि सबसे पहले मैं जो भी वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो चलिए हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना समय को गंवाते हुए। तो देखिए, सबसे पहले हम अपने सेशन में जानेंगे कि जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होते हैं, इन प्रश्नों को क्या कहते हैं, किन प्रश्नों को इसके श्रेणी के अंतर्गत रखते हैं, इनको समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमने आपको इस सेशन के पहले सेशन में बताया था कि जब आप इंग्लिश मीडियम का बुक उठाते हैं भारतीय भवन का, तो उसमें साफ शब्द में लिखा है कि आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन इन मोर देन 20 वर्ड्स। मतलब कि निम्नलिखित दिए गए प्रश्नों का उत्तर ज़्यादा से ज़्यादा कितने शब्दों में दे? 20 शब्दों में दे। ठीक है, मतलब कि 1 से 2 लाइन में इसका हमें उत्तर दे देना है। लेकिन मैं आपको एक वर्ड में बताऊंगा इसका उत्तर, आप लिखिएगा 2 लाइन में किस प्रकार से। यदि आपको इसको जाना है तो मेरे साथ पूरे इस सेशन में बने रहिए। तो चलिए हम इन प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, उस सबसे पहले प्रश्न को ही लेते हैं और अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जीवों के शरीर में पदार्थों के स्थानांतरण के लिए विकसित तंत्र को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं जी? तो सर ने हम जो सेशन कराया था उस सेशन में पढ़ाया था कि जो विकसित तंत्र होता है परिवहन के लिए, मतलब पदार्थों का स्थानांतरण के लिए जीवों में, उसे हम क्या कहते हैं जी? परिवहन तंत्र कहते हैं। वाह सर, आपने क्या बताया हम मुझे याद हो गया। तो इसका सही उत्तर क्या होगा जी? परिवहन तंत्र हुआ 1 लाइन में, मतलब कि 1 वर्ड में इसका उत्तर हुआ। अब इसे सजा कर लिखने के लिए आप लिख सकते हैं, जीवों के शरीर में पदार्थों के स्थानांतरण के लिए विकसित तंत्र को परिवहन तंत्र कहते हैं। आप इस प्रकार से सजा कर लिख सकते हैं। देखिए, 1 वर्ड में हमने आपको क्या बताया जी? इसका उत्तर बताया। आपने कितने लाइन में लिख दिया जी इसका उत्तर? 2 लाइन में लिख दिया। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर आप प्रश्नों को याद करते हैं मेरे साथ, तो आप जो एग्ज़ाम होता है, बोर्ड एग्ज़ाम या कोई भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में, आप सभी प्रश्नों को डील कर सकते हैं। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए, जो अगला प्रश्न है, उस अगले प्रश्न में दूसरा प्रश्न है कि समन्वयक किसे कहते हैं? मतलब कि जो समन्वयक है, उस समन्वयक का परिभाषा लिखना है, अर्थात उससे आप क्या समझते हैं वो कह सकते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो हमारा उत्तर में होगा, लिखेंगे पेड़ पौधों में पदार्थ का परिवहन जिस ऊतक द्वारा होता है उसे हम संवहन ऊतक कहते हैं। देखिए, संवहन शब्द का जो मीनिंग होता है, मतलब होता है, हमने आपको पढ़ाया था कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेकर जाना। ठीक है, संवहन का अर्थ होता है या पहुंचाना। ठीक है, देखिए, ऊतक है तो ऊतक हो जाएगा, संवहन है तो संवहन हो जाएगा, मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाला। ठीक है, तो वैसा ऊतक जो पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाएगा उसे हम क्या कहेंगे जी? संवहन ऊतक कहेंगे। और संवहन ऊतक चूँकि हमारे पौधों में पाया जाता है, इसलिए हम पौधों में कह देंगे कि पदार्थों का परिवहन जिस ऊतक के द्वारा होता है उसे हम क्या कहेंगे? संवहन ऊतक कहते हैं। कितना आसान है सर, मुझे पूरा याद हो गया। अब देखिए, पदार्थों में मुख्य रूप से किसका किसका संवहन होता है? जल और भोजन का होता है। ठीक है, यह हो गया। तो जल किस संवहन ऊतक के द्वारा होता है? भोजन का संवहन किस ऊतक के द्वारा होता है? इन दोनों को थोड़ा समझते चलिए। ठीक है, तो सबसे पहला बात आया जल का, उसके बाद आया भोजन का। तो जल का पूछेगा तो जाइलम संवहन ऊतक द्वारा, और भोजन का पूछेगा तो आप फ्लोएम संवहन ऊतक के द्वारा बताइएगा। ठीक है, ये हो गया। हम इसका ट्रिक भी बताएंगे, इस ट्रिक के द्वारा भी आप याद रख सकते हैं। तो थोड़ा ट्रिक को समझ लीजिए। अब देखिए, जो आपका जाइलम होगा वह जाइलम और दूसरा आपका फ्लोएम है। ठीक है, अब देखिए, जौ से जाइलम और जौ से जल। ठीक है, जल का परिवहन कौन करता है, अर्थात स्थानांतरण कौन करता है? तो जाइलम ऊतक करता है। और जो भोजन होता है तो वह भोजन का कौन परिवहन करेगा? फ्लोएम करेगा। जो बच गया सो उसी का करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखिएगा। अब देखिए, जो हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है, उस तीसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं, वाष्प उत्सर्जन किसे कहते हैं? मतलब कि वाष्प उत्सर्जन किसे कहते हैं? ठीक है, तो पेड़ पौधे में जो जल होता है उस जल का रंध्र के द्वारा, जो पत्ती में रंध्र पाया जाता है, उस पत्ती के रंध्र के द्वारा वाष्प के रूप में जल का निष्कासन जो होता है, उत्सर्जन होता है, उसे हम क्या कहते हैं जी? वाष्प उत्सर्जन कहते हैं। देखिए, 2 लाइन में एकदम आसान परिभाषा लिखे है जो आपके सीधे दिमाग में बैठेगा। ठीक है, और इस प्रकार से आप याद रखिएगा। चलिए सर, क्या आप बताते हैं? पूरा ट्रिक से याद हो जाता है। अब देखिए, जो चौथा नंबर प्रश्न, चौथे नंबर प्रश्न को देखते हैं, चालनी नलिकाएँ कहाँ पाई जाती है?
तो चालनी नलिकाएँ कहाँ पाई जाती है, तो हमने आपको बताया था चालनी नलिकाएँ फ्लोएम ऊतक में पाई जाती है। तो एक लाइन में उत्तर याद रखिएगा, फ्लोएम ऊतक में पाई जाती है, या सजा कर लिख दीजिएगा, काम खत्म हो गया। क्या सर, पूरा टिक से याद हो जाता है। अब देखिए जो स्थानांतरण, 5वां प्रश्न है, स्थानांतरण क्या है, अर्थात इस प्रश्न को इस प्रकार से पूछ सकता है, स्थानांतरण क्या है, स्थानांतरण से आप क्या समझते हैं, स्थानांतरण की परिभाषा दीजिए। ठीक है, आप प्रश्न को थोड़ा टाइप को समझते रहिएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन इससे और बन सकते हैं। ठीक है, ये होगा। तो इसका उत्तर में लिखिएगा। तो उत्तर में क्या लिखना है जी, एकदम आसान भाषा में लिखेगा, पेड़ पौधों में पदार्थों का उनके विभिन्न भागों तक पहुँचाना ही स्थानांतरण का। देखिए स्थानांतरण मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाने की क्रिया। ठीक है, तो पौधा में स्थानांतरण होता है तो हम पौधों में कह देंगे, और किसका स्थानांतरण होता है तो पदार्थों का स्थानांतरण। अब पदार्थ में आपका जल, खनिज, लौह और भोजन का अर्थात खाद्य पदार्थ का आपका स्थानांतरण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। अब देखिए जो हमारा 6वां नंबर प्रश्न है, देखिए 6वां नंबर प्रश्न में कहा गया है कि रक्त किस प्रकार का ऊतक है। तो ऊतक है, किस प्रकार का ऊतक है हमें बता देना है। तो हमने आपको बताया था कि जो रक्त होता है वह तरल होता है। ठीक है सर, जब ये तरल है और ये हमारे शरीर के विभिन्न भागों को एक दूसरे से जोड़ रहा है तो हम इसे क्या कहेंगे, तरल संयोजी ऊतक कहेंगे। ठीक है, क्या सर, एकदम आप पूरा एक्सप्लेन करके बताते हैं, जिसके कारण हमारे पूरे दिमाग में बैठ जाता है क्वेश्चन। मान के चलिए आपका रक्त है, पूरे शरीर में आपका रक्त फैला है, फैलने का रक्त आपके पूरे शरीर में विभिन्न भागों से जुड़ा हुआ है, आप विभिन्न भागों को जोड़ने का काम कर रहे हैं, मतलब संयोग करने का काम कर रहे हैं, जोड़ने का काम कर रहे हैं, संयोजी का काम कर रहा है। तो इसलिए हम इसे संयोजी ऊतक कह दिए। चूँकि ये लिक्विड के रूप में पाया जाता है, तरल के रूप में पाया जाता है, इसलिए हम इसे तरल संयोजी ऊतक कह दिए। वाह सर, क्या आसान होगा। अब देखिए जो 7वां प्रश्न, 7 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण किस रूप में होता है। किस रूप में होता है जी खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण। तो थोड़ा 3 बात को यहाँ पर याद रखिए, हमने इससे पहले भी बताया था लेकिन अब फिर भी याद रखिएगा। पहला आपका ग्लूकोज बनता है। ठीक है, भोजन ग्लूकोज के रूप में बनता है। संचित किस रूप में होता है, स्टार्च के रूप में संचित होता है। आज जो आपका परिवहन होता है, मतलब कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है, जहां जहां उसका ज़रूरत है, किसके रूप में होता है, तो सुक्रोज के रूप में होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सुक्रोज। उसके बाद आप सजा कर लिख दीजिएगा, नोट्स में आप देख सकते हैं। अब देखिए 8वां प्रश्न, 8वें प्रश्न को देखते हैं। तो 8वां प्रश्न हमारा खनिज लवणों का अवशोषण किस रूप में होता है। तो खनिज लवणों का अवशोषण किस रूप में होता है जी, आयन के रूप में होता है। एकदम आसान भाषा में याद रखिएगा, एक लाइन में, भले एक वर्ड में। ठीक है, 9वां प्रश्न है खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण क्यों जरूरी है। क्यों जरूरी है जी, आप सभी जानते हैं कि स्थानांतरण मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाना। किसका पहुँचा रहे जी, यहाँ पर खाद्य पदार्थ का है तो खाद्य पदार्थ को पहुँचाएंगे। ठीक है, पहुँचाएंगे सर। यदि एक पौधा है, उस पौधा में पत्ती में भोजन बन गया, ठीक है, उस भोजन को अगर विभिन्न भागों तक नहीं पहुँचाएंगे तो उस भोजन का क्या होगा जी, न उपयोग हो पाएगा, और जहाँ ज़रूरत है उन कोशिकाओं को नहीं मिलेगा तो वो कोशिका भी नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आपका क्या है जी, स्थानांतरण जरूरी है। तो आप लिख सकते हैं कि स्थानांतरण के द्वारा ही क्या होता है जी, खाद्य पदार्थों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुँचाया जाता है, इसलिए स्थानांतरण पौधों के लिए ज़रूरी है। ठीक है सर, ज़रूरी है। आप मान के चलिए कि आपके सामने थाली में भोजन है, आप अगर हाथ से अपने मुख में नहीं डालेंगे तो आपके पेट में भोजन कैसे जाएगा जी, नहीं जा पाएगा। उसी प्रकार से भोजन बनाने के लिए पत्ती में बना दिए और उसके बाद उसे विभिन्न भागों तक नहीं भेजिएगा तो भोजन आखिर में बनाने का मतलब ही क्या हुआ, जब उसे हम विभिन्न भागों तक नहीं भेजें। तो इसलिए स्थानांतरण की प्रक्रिया जो है वो ज़रूरी है। ठीक है सर, पूरा समझ में आता है आप क्या पढ़ाते हैं। 10 नंबर प्रश्न है कि रक्त के विभिन्न अवयव के नाम लिखिए। मतलब कि रक्त के अंदर कौन कौन घटक पावल जाला ओकर नाम लिख देगा। मतलब कि रक्त किस किस घटक से, अवयव से, किस किस कण से मिलकर बना है उसका नाम लिख देना है। ठीक है, तो उसका नाम लिख देंगे सर जी। आपने हमको बताया था कि रक्त में क्या क्या पाया जाता है, तो एक तो आरबीसी पाया जाता है, दूसरा डब्ल्यूबीसी पाया जाता है, तीसरा आपका प्लेटलेट्स पाया जाता है। आपका जो रक्त होता है उसी रक्त में आपका क्या पाया जाता है जी, प्लाज्मा पाया जाता है। एकदम सर जी समझ में आ गया, क्या आप बताते हैं। 11वां प्रश्न है कि रक्त परिसंचरण तंत्र के 3 प्रमुख अवयव के नाम लिखें। मतलब रक्त का जो परिसंचरण होता है मनुष्य में, उस मनुष्य का जो रक्त परिसंचरण तंत्र है उसमें कौन कौन से प्रमुख अवयव सम्मिलित होते हैं, तो उसका हमें नाम बता देना है। नाम में हमने आपको 3 नाम बताया था, पहला रक्त बताया था, दूसरा हृदय बताया था और तीसरा रक्तवाहिनी। मतलब कि एगो होगा रक्त जौन पूरा पदार्थों का परिवहन करेगा, और दूसरा होगा हृदय, उसे पंप करेगा, पहुंचाने का काम करेगा, और तीसरा होगा कि जो रक्त है वह रक्त को ले जाएगा, मतलब कि भोजन को उसके द्वारा जाएगा। तो एगो हो गया रास्ता, रास्ता का नाम क्या है जी आपका, रक्तवाहिनी है। पंप करने वाला का नाम क्या है जी, हृदय है। और जो ले जाने वाला है वह रक्त है, मतलब भोजन के ले जाएगा रक्त, उस भोजन को पंप करेगा हृदय,
किस में जाएगा आपका भोजन, तो रक्तवाहिनी में जाएगा। इस प्रकार से आप याद रखिएगा। अब देखिए जो हमारा 92 प्रश्न को देखते हैं, लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ होता है। ऑब्वियसली बात है कि लाल रक्त कोशिका का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कितना आसान है, एक वर्ड में याद रखिएगा। 13 प्रश्न, मनुष्य में लाल और श्वेत कोशिकाओं में कौन दूसरे के सापेक्ष कम होती है। मतलब कि जो लाल रक्त कोशिका है और श्वेत रक्त कोशिका है, उन दोनों में सबसे जो कम है वो कौन पाया जाता है। तो चूँकि हमारा रक्त जो लाल दिखाई देता है, ठीक है, आपको याद नहीं हो रहा है इस प्रश्न का तो इस प्रकार से याद रखिएगा। जब भी आप रक्त देखते हैं तो उसमें आपको लाल रक्त दिखाई देता है ना, खून हमारा जो होता है वो लाल दिखाई देता है। इसका मतलब कि उसमें लाल रक्त कोशिका ज़्यादा है, जो हमें दिखाई देगा वही ना हम मानेंगे। तो चूँकि लाल रक्त है तो अर्थात उसमें लाल रक्त कोशिका ज़्यादा है, तो हम इसका सही उत्तर क्या मानेंगे, लाल रक्त कोशिका। ठीक है, आप इसे इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि इसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है लाल रक्त कोशिका। तो लाल रक्त कोशिका हो गया सबसे ज़्यादा, और सबसे कम कौन हो गया आपका, श्वेत रक्त कोशिका। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, श्वेत रक्त कोशिका, ये हो गया। अब देखिए जो हमारा 14वां प्रश्न है, उस 14वें प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। 14वां प्रश्न है कि रक्त लाल क्यों दिखाई देते हैं या दिखते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा हीमोग्लोबिन, जो एक प्रकार का रंजक है, रंग है, जिसके कारण जो आपका होता है तो रक्त जो होता है लाल दिखाई देता है। और ये किस में पाया जाता है, तो आरबीसी की कोशिकाओं में पाया जाता है। इस बात को भी याद रखिएगा। आशा करता हूँ कि जो मैंने 14 का 14 प्रश्न कराया, ये सभी प्रश्न फुल ट्री के साथ, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपके दिमाग में बैठ गया होगा, और आपको इसी सेशन में अभी आपको पूरा का पूरा यह अति लघु उत्तर प्रश्न याद हो गया। इससे आगे के जो प्रश्न हैं मैं अगले वीडियो में इस सभी प्रश्नों का उत्तर कंप्लीट करा दूंगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।